Hello students, myself Asha Meena, Assistant Professor in Chemistry, SD Government College, ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरह की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशंस और मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है और जिसकी फलस्वरूप हमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा उस मॉलिक्यूल का प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। द प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिलेटेड टू द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एक तरह से वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी से रिलेटेड है। किसी भी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी से रिलेटेड है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसके विजिबल एंड माइक्रोवेव रीजन के बीच का जो रीजन होता है वो IR रीजन कहलाता है। ये जो IR रीजन है इस रीजन की जो वेवलेंथ होती है, इसकी जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो एनर्जी होती है वो कम होती है। हम सभी जानते हैं कि एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और कम होने के कारण, एनर्जी यहाँ पे कम होने के कारण जो इस तरह के रेडिएशंस के अब्जॉर्प्शन से किसी भी मॉलिक्यूल में जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब मॉलिक्यूल इस तरह के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है तो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन पॉसिबल होते हैं, मतलब वाइब्रेशंस वहाँ पे होते ही है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड में जो है वो बहुत सारे एटम्स के बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल IR रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उस स्थिति में यहाँ पे क्या होगा, ये जो बहुत सारे बॉन्ड्स हैं इनमें बहुत सारे वाइब्रेशंस होंगे और उसके कारण हमें यहाँ पे इसका उस मॉलिक्यूल का IR स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखते हैं, व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द IR रेडिएशन इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब IR रेडिएशन। कब एब्जॉर्ब करेगा वो मॉलिक्यूल IR रेडिएशन, जब जो IR रेडिएशंस की फ्रिक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस के इक्वल होगी, तभी वो मॉलिक्यूल IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशंस कॉजेज एन एक्साइटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल फ्रॉम ए लोअर टू द हायर वाइब्रेशनल लेवल। यहाँ पे इस पॉइंट को हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। यहाँ पे ये दो तरह के एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स है। ये है E1 और ये है E2। इसकी एनर्जी इस तरह से दी हुई है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे जो डार्क लाइन के थ्रू जो शो रखा है ये है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और ये जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के बीच में और छोटी छोटी सी लाइंस दे रखी है ये है रोटेशनल एनर्जी लेवल। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स है इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल के ट्रांजिशन के लिए, मॉलिक्यूल के लो एनर्जी से हायर एनर्जी में एक्साइटेशन के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसी कारण से UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, क्योंकि UV रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, लेकिन जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन IR रेडिएशंस की वेवलेंथ तो ज़्यादा होती है लेकिन एनर्जी कम होने के कारण इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे किस तरह के ट्रांजिशंस पॉसिबल है, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसीलिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है।
यहाँ पे इसमें फोर्थ लाइन भी यही कह रही है कि ईच वाइब्रेशनल लेवल इज एसोसिएटेड विद ए नंबर ऑफ क्लोजली प्लेस्ड रोटेशनल लेवल्स, देयरफॉर द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो कॉल्ड वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम ये सभी जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में बहुत सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह का जब मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्व करेगा तो उसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, उस स्थिति में किसी भी कंपाउंड का जो आईआर स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत सारे एब्जॉर्प्शन बैंड्स प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पे ये इसकी जो विशेषता है यही आईआर स्पेक्ट्रा की एक तरह से इसी कारण से आईआर स्पेक्ट्रा एक तरह से यूज़फुल है, क्योंकि किन्हीं भी दो एनैंटियोमर्स का आईआर स्पेक्ट्रा भी एकदम समान नहीं होता है। तो यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारे एब्जॉर्प्शन बैंड्स प्राप्त होने के कारण हम क्या करते हैं, कुछ बैंड्स जो कि समान समूह वाले होते हैं उनको समान मान लेते हैं, और इसी कारण की जो इन्फॉर्मेशन, इस कारण से आईआर स्पेक्ट्रा से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है उसके आधार पर हम किसी भी जो कंपाउंड्स है उनमें हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करते हैं। All the bonds in a molecule are not capable of absorbing IR energy, but those bonds which are accompanied by a change in dipole moment will absorb in the IR region, and such transitions are called IR active transitions. तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कि किसी तरह का डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है वो ही आईआर रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और उन्हीं में ही ट्रांजिशंस होगा, और इस कारण से ये जो ट्रांजिशंस कहलाएंगे आईआर एक्टिव ट्रांजिशंस। The transitions which are not accompanied by a change in dipole moment of the molecule are not directly observed and are considered as an IR inactive. तो जिन मॉलिक्यूल में जिस पार्ट में डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं हो रहा है डाइपोल मूवमेंट में, वो क्या करेगा, इस तरह की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और उसके फलस्वरूप जो ट्रांजिशंस होंगे वो कहलाएंगे आईआर इनएक्टिव ट्रांजिशंस। In the IR spectroscopy, the changes in the vibrational energy depends upon mass of the atoms present in a molecule. यहाँ पे जो चेंजेज हो रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वाइब्रेशनल एनर्जी में जो चेंजेज हो रहे हैं वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ एटम। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, स्ट्रेंथ कैसी है बॉन्ड की, वो बॉन्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विथ इन ए मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है। यहाँ पे जो वाइब्रेशनल एनर्जी है इसको हम हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग भी आगे पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन है, नो टू कंपाउंड्स एक्सपेक्ट द एनैंटियोमर्स कैन हैव द सिमिलर आईआर स्पेक्ट्रा। नहीं, आपको बात पहले ही बताइए कि यहाँ पे क्योंकि अणुओं में जो मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस कारण से क्या होता है, वाइब्रेशन भी बहुत सारे वहाँ पे हमें वो मॉलिक्यूल देगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि उस कंपाउंड का जो आईआर स्पेक्ट्रा होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ तक कि जो एनैंटियोमर्स होते हैं उनके भी सिमिलर आईआर स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सेम समूह है, सेम ग्रुप्स है, उनके जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं उनको सेम मान लेते हैं, और फिर उस कंपाउंड के आईआर स्पेक्ट्रा को स्टडी करके हम उस कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। यहाँ पे जो मेन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मेन यूज है वो ये है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम किसी भी कंपाउंड में जो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।